हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिजिक्स की यूनिट 13 न्यूक्लियाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। नाम सुनकर थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है ना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज इसको इतना आसान बना देंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से हो जाएगा। अच्छा, कभी सोचा है कि घर में जो स्मोक डिटेक्टर लगा होता है वो आखिर काम कैसे करता है? उसके अंदर, बिलीव इट और नॉट, एक छोटा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, अमेरिशियम 241। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कॉन्सेप्ट जो इतना दूर का और कॉम्प्लेक्स लगता है ना, वो असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये रेडियो एक्टिविटी है क्या और ये होती क्यों है? लेट्स डाइव डीप। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। जरा इमेजिन कीजिए कि न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटा सा लेकिन भीड़ से भरा हुआ कमरा है, इनक्रेडिबली क्राउडेड। अब देखिए, इस भीड़ वाले कमरे में एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ सारे के सारे प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक कर बैठे हैं। फिजिक्स का बेसिक रूल क्या कहता है? लाइक चार्जेस रिपेल। तो इस हिसाब से कूलम रिपल्शन की वजह से इन सबको एक दूसरे से दूर भागना चाहिए और न्यूक्लियस को तो पल भर में फट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यूक्लियस आराम से एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पिक्चर में आता है एक सुपर हीरो, एक ऐसी फोर्स जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो फोर्स है ना, ये कूलम रिपल्शन से सोचो लगभग 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर इसकी एक ही शर्त है, एक ही कमजोरी कह लो, ये बस बहुत ही शॉर्ट रेंज पर काम करती है। और बस इसी सुपर ग्लू की वजह से सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में दो बातें हमेशा याद रखनी है। एक, ये बेहद स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा, इसकी रेंज बहुत कम है। बस यही दो चीजें इसे आर्म फोर्सेस से अलग बनाती हैं। चलिए अब आते हैं इसकी ऑफिशियल स्टोरी पर, मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है जो हमें एग्जाम्स में लिखना है। एनसीईआरटी कहती है रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज अ डीके। ये लाइन तो बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेनी है, वर्ड टू वर्ड। लेकिन इसका आसान भाषा में मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो अंदर से बैलेंस नहीं होते, उनमें कुछ गड़बड़ होती है। उन्हें हम कहते हैं अनस्टेबल। तो स्टेबल बनने के लिए, शांत होने के लिए, वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स या एनर्जी को बाहर फेंक देते हैं, और बस इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। सिंपल। पर सवाल अभी भी वही है कि आखिर कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते ही क्यों हैं? ऐसा क्या है उनके अंदर? इसका जवाब छिपा है बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। चलिए इसकी भूमिका को समझते हैं। स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है, ये फिजिक्स का एक सुपरस्टार ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। इसको आप न्यूक्लियाई का स्टेबिलिटी मैप समझ सकते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो न्यूक्लियस इस कर्व पर जितना ऊपर होगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। और देखो, इस कर्व की चोटी यानी पीक कहाँ है? आयरन 56 के पास। इसीलिए तो आयरन नेचर में इतना स्टेबल एलिमेंट है। अच्छा, अब इस कर्व के राइट साइड यानी दाईं तरफ देखिए। यहाँ पर यूरेनियम जैसे भारी भरकम न्यूक्लियाई बैठे हैं। नोटिस करो कि ये कर्व पर नीचे हैं। इसका मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, यानी ये कम स्टेबल है। तो अब इनकी भी तो इच्छा होगी ना कि ये आयरन की तरह ऊपर स्टेबिलिटी जोन में पहुंचे, और इसके लिए इनके पास एक ही रास्ता है, टूटकर हल्के हो जाना। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक भारी भरकम न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है। उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है फॉर एग्जाम्पल 7.6 MeV। अब स्टेबल होने के लिए ये टूट जाता है दो हल्के छोटे न्यूक्लियाई में, और इन नए हल्के न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी बढ़कर हो जाती है 8.5 MeV। तो देखो, 7.6 से 8.5 मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी मिली है ना, ये मुफ्त में नहीं आती। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो 0.9 का डिफरेंस आया, यही एनर्जी हीट और रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलती है। और बस यही है डीके होने का सबसे बड़ा रीजन, स्टेबिलिटी पाने की चाह। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं इस टॉपिक को लेकर जो एग्जाम्स में चुपके से मार्क्स काट लेती हैं। इन्हें साइलेंट किलर्स कहते हैं। चलो इनको क्लियर करते हैं।
पहला मिथ कि सारे न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव और डेंजरस होते हैं। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि नेचर में ज्यादातर न्यूक्लियाई, जैसे कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, वो एकदम स्टेबल और शांत है। रेडियो एक्टिविटी सबकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ कुछ खास अनस्टेबल आइसोटोप्स में ही पाई जाती है। दूसरा मिथ, जिसका न्यूक्लियस जितना भारी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। रॉन्ग। जैसा हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में साफ साफ देखा, स्टेबिलिटी का बादशाह आयरन है, जो बीच में आता है। यूरेनियम जैसे सुपर हेवी न्यूक्लियाई तो उल्टा कम स्टेबल होते हैं, इसीलिए तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, बिग पिक्चर क्या है और इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। यही जो रेडियो एक्टिविटी का बेसिक आइडिया है ना, कि न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है, यही हमें आगे के दो बड़े टॉपिक समझने में हेल्प करता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में एक भारी न्यूक्लियस टूटता है स्टेबल होने के लिए, और फ्यूजन में दो हल्के न्यूक्लियाई जुड़ते हैं स्टेबल होने के लिए। दोनों का मकसद एक ही है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर ऊपर चढ़ना और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करना। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहला, रेडियो एक्टिविटी मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस का स्टेबल बनने का प्रोसेस। दूसरा, ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और कूलम रिपल्शन के बीच बैलेंस बिगड़ने से। तीसरा, भारी न्यूक्लियाई फिजन से स्टेबल होते हैं और हल्के न्यूक्लियाई फ्यूजन से। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल बनता है तो इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिए इस पर। अगर रेडियो एक्टिविटी स्टेबिलिटी पाने का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी निकलती है, तो फिर इंसानों के लिए इस एनर्जी को सेफ तरीके से इस्तेमाल करने में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस पर जरूर सोचें।